नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। और जैसे कि हमने टेक्निकल के पूरे क्वेश्चंस करना प्रारंभ किया है, तो ये चीजें आपके लिए फिर से मैं पेपर नंबर 2 को सॉल्व कराने जा रहा हूं, जिसके आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। और मेरा बात याद रखिएगा बेटा, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, खुद को धोखा देना। आप यहाँ पर किसी को प्रूफ करने नहीं बैठे हैं, आप यहाँ किसी को इंप्रेस करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये समय निकल गया तो वापस आएगा नहीं बेटा। इसलिए इंग्लिश हिंदी वाला ये सारे टर्म को छोड़कर जितने आप ऑब्जेक्टिव से घिरे रहेंगे, उतने आपके पेपर निकलने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है, जो मैं आपको पहले पेपर 1 करवा चुका हूं। चलिए पेपर 2 को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 का पेपर है, प्रिंटिंग प्रेस का। कब का है? डेट 18/12/2004 और इसका पेपर कोड भी है 200। मैं सारा चीज आपको दिया हूं ताकि आप चेक भी कर सकते हैं कि ये कब पेपर हुआ है। क्लियर है? चलिए पहला नंबर, टू इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस। बोल रहा है जब दो समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाया जाए तो इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको मालूम है, जैसे मैं बोला 5 और 5 ओम को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा बेटा? 5 × 5 डिवाइडेड बाई 5 + 5। आप बोलेंगे भाई 25 डिवाइडेड बाई 10 हो जाता है, तो ये कितना आ गया? 2.5। जस्ट 5 का क्या हो गया? आधा हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? हाफ, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नंबर 2 है, when the diameter of conductor is doubled, its resistance become। जब बोल रहा है जब किसी चालक के डायमीटर मतलब व्यास को 2 गुना कर दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है। तो आपको ये मालूम होगा इस फॉर्मूले से, R बराबर क्या होता है? ρL डिवाइडेड बाई A होता है। मतलब आप देखेंगे कि R व्युत्क्रमानुपाती है एरिया की, और एरिया होता है यहाँ पर हमेशा एरिया बराबर π/4 d²। ये आप पढ़ते भी हैं, चालक गोला रहता है तो गोले का एरिया इसे निकलता है। तो इस जगह पर जब मैं सॉल्व करूंगा, बोल रहा है जब डायमीटर को कितना कर दिया जाए, डी को बोल रहा है आधा कर दिया जाए। कहाँ बोल रहा है? देखिए डायमीटर को डबल कर दिया जाए बोल रहा है, मतलब डी बराबर 2d हो जाए ना। तो आर क्या हो जाएगा बेटा? आर समानुपाती 1/π/4 2d का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1/4 πd²। ये तो रेजिस्टेंस जो रहेगा ना 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 टाइम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और हमेशा बनेगा। क्लियर है ना? नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है, A 200 watt 20 volt bulb is connected in 100 volt. The power consumption of the bulb is। ये पावर बेसिस पे मैंने आपको बताया भी है। क्या क्या दिया है? तो सबसे पहले पावर दिया है 200 वॉट। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहा है 100 वोल्ट, इसको किससे कनेक्ट किया है? वोल्टेज से। 200 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो हमको निकालना है पावर कंजम्पशन। पावर का फॉर्मूला होता है V × I, एक फॉर्मूला होता है I²R, एक फॉर्मूला होता है V² डिवाइडेड बाई R। हम यहाँ पर क्या है, हमको कोई भी I का टर्म नहीं दिया है, हमको V दिया है, पावर दिया है। तो हम कोशिश करते हैं भाई ये वाला फॉर्मूला लगाने का। अगर मैं R निकाल लेता हूं तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं सबसे पहले निकालूंगा P बराबर होता है V² डिवाइडेड बाई R। तो R बराबर हो जाएगा V² डिवाइडेड बाई P। V कितना दिया है मेरे को? 200 × 200 बटे P का कितना है? 200। तो 200 से 200 कट गया, R बराबर कितना आ गया? 200 ओम। ठीक है, मेरे को बताना है जब मैं इसको ना, कहाँ गया? बोल रहा है 100 वोल्ट से कनेक्ट करता हूं, मतलब जब ये 200 ओम को, ये जो पावर प्रतिरोध आया है, इसको जब मैं 100 वोल्ट से कनेक्ट कर रहा हूं, तब पावर कितना निकलेगा? पावर बराबर हमारा आ जाएगा V² डिवाइडेड बाई R। तो V² कितना है? तो V है 100 × 100
डिवाइडेड बाई 200, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, तो आंसर कितना आ गया 50 वॉट। कितना क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे, एएलपी में, जेई में, टेक्नीशियन में, आप किसी भी जगह पे पेपर देंगे तो हमेशा बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ मटेरियल हैविंग मोर फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। एक ऐसा पदार्थ जिसमें सर्वाधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो वो पदार्थ होता है चालक, कंडक्टर। इंसुलेटर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, सेमीकंडक्टर में मध्यम लेवल की होती है, मध्यम, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर, योर करेक्ट आंसर। 5वां नंबर है अ मटेरियल मोटर वर्क इन। एक जो पदार्थ है मोटर, वो किस में काम करता है? तो एक मोटर सिंगल फेस एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? इन अ सर्किट डीसी सर्किट इज, ये जो क्वेश्चन बोलने का मतलब है, ये ऐसा आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन, ये प्रश्न है बोल रहा है जो डीसी सर्किट में ही अवेलेबल होता है, बाकी और किसी डीसी में आप बाकी और तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं सुनेंगे। तो डीसी सर्किट में हमेशा प्रतिरोध होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। इम्पीडेंस एसी में आता है जिसका यूनिट ओम होता है, जेड से दिखाते हैं। पावर फैक्टर भी एसी में आता है, cos फाई से दिखाते हैं। और फॉर्म फैक्टर भी एसी में आता है जिसका आंसर 1.11 आता है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा करके पढ़ना है। नेक्स्ट बोल रहा है एन आर्क लैंप वर्क्स इन। एक आर्क लैंप किस में काम करता है? सिंगल फेस एसी, 3 फेस एसी, एसी एंड डीसी या डीसी ओनली? तो एक आर्क लैंप सिंगल फेस एसी में काम करता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द स्टार्टर यूज्ड फॉर 3 HP 3 फेस मोटर इज। एक 3 HP 3 फेस मोटर के लिए मैं कौन सा स्टार्टर यूज करूंगा? तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। तो आप ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना? 4 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, शंट और कंपाउंड। 2 पॉइंट स्टार्टर जो रहेगा वो किसके लिए होता है? सीरीज मोटर के लिए। स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा जो 3 फेस मोटर के लिए यूज करते हैं। और सिंगल फेस मोटर अगर बोलता तो सिंगल फेस मोटर के लिए मैं क्या करता? डायरेक्ट। मेरे को बोला है 3 फेस मोटर 3 HP में, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू इज। एक आरएमएस वैल्यू, ये आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है? तो हमेशा इनका अनुपात कहलाता है फॉर्म फैक्टर। कहा गया? इसका हमेशा अनुपात कहलाता है फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्म फैक्टर, पावर फैक्टर होता है cos फाई, R/Z से दर्शाते हैं इसको। डाइवर्सिटी फैक्टर पावर सिस्टम में आता है जो कि ऊर्जा, एनर्जी कितनी महंगी है, सस्ती है, इसके बारे में जानकारी देता है। क्लियर है? द फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इज। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है इंप्रूव पावर फैक्टर के लिए, शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, लोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, टू स्प्लिटिंग द फेस को बांटने के लिए, या टू इंप्रूव द फॉर्म फैक्टर जो रूप गुणांक है उसको सुधारने के लिए। तो इसका आंसर आएगा हमेशा कि ये स्प्लिटिंग द फेस। अगर यही क्वेश्चन रहता, एक रहता कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, अगर ये बोले रहता रन मोटर, अगर ये बोले रहता मेरे को कि इसमें एक कैपेसिटर, देखिएगा आप, इसको 2 कैपेसिटर लग रहा है ना, इसीलिए हम इसको 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं, 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर। तो बोल रहा है कि एक कैपेसिटर का काम तो स्प्लिट फेस करना होगा, लेकिन दूसरे कैपेसिटर का काम क्या होगा? पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन की वैरायटी को समझना है कि किस टाइप का हमको क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच इज नॉट अ मेटल। एक ऐसा इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो मेटल नहीं है भाई। तो यहां पर आप देखेंगे सिलिकॉन,
कार्बन, रबड़। ये कार्बन भी कोई मेटल नहीं होता है, रबड़ भी मेटल नहीं होता है। ये जो है ना, ये इसमें आयोग के द्वारा ना क्या है, इसको क्रॉस कर दिया गया है, जबकि अगर इसका जो रियल आंसर होगा वो मरकरी होता है। कि मरकरी क्या है, एक मेटल होते हुए भी ये सामान्य अवस्था में, पारा सुने ना, द्रव की अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्लियर है ना? तो इसका आंसर आएगा मरकरी। अगला क्वेश्चन है, द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीलिंग फैन इज एक्सप्रेस्ड इन। एक सीलिंग फैन जो पंखा, छत का पंखा होता है, उसको किस टर्म पे हम एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते किस टर्म पे है? तो ऑप्शन नंबर है वोल्टेज, पावर, करंट या स्वीप। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। हमेशा स्वीपिंग के बेस पे हम क्या करते हैं, सीलिंग फैन को दिखाते हैं, छत का पंखा स्वीपिंग के कंडीशन में दिखाते हैं। द मोटर यूज्ड इन पोर्टेबल हैंड ड्रिलिंग मशीन इज। ऐसा कौन सा मोटर है जिसका यूज करते हैं? मैं आपको कल भी बोला था कि जो आपको टेक्निकल में मैंने शॉर्ट्स बताया था कि इतने सारे यूनिवर्सल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, स्प्लिट फेस मोटर, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा। बोल रहा है पोर्टेबल हैंड ड्रिलिंग मशीन में कौन सा मोटर यूज होता है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर नहीं होता है, शेडेड पोल मोटर नहीं होता है, सिंक्रोनस मोटर नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल मोटर ही इस जगह पर उपयोग किया जाता है। 1 यूनिट एनर्जी इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, ये ट्रिपल स्टार में रखिएगा इस क्वेश्चन को। 1 यूनिट किसको बोलते हैं? 1 यूनिट एनर्जी होता है हमेशा किलोवाट आवर। और मैं आपको बार बार बताया हूं कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का मीटर होता है? तो एनर्जी मीटर होता है जिसमें पावर इंटू टाइम दोनों का होता है। ये एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, समाकलित यंत्र होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है 100 वॉट बल्ब वर्क इन 10 आवर, 1 किलोवाट हीटर वर्क इन 1 आवर, 1000 वॉट बल्ब इज वर्क इन 1 आवर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। आप बोलेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, हमको बनाना है ये कितना है, 100 वॉट इंटू पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी का मतलब, तो पावर इंटू 10 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 वॉट आवर। चाहे 1000 वॉट आवर बोलिए, चाहे इसको 1 किलो वॉट आवर बोलिए, ये भी तो एक यूनिट ही है ना। दूसरा नंबर और क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर पता चल रहा है ये 1000 है इंटू 1 घंटा, तो 1000 इंटू 1 घंटा करूंगा तो ये भी आएगा 1 किलो वॉट आवर, तो ये भी सही है। तीसरा नंबर 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 किलो वॉट आवर, तो ये भी सही है। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है? ये सब क्वेश्चन को ऐसे बनाना है बेटा, ये सब ना रिपीटेड होगा क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगर आपको ये सारा क्वेश्चन करना है तो मैं राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है, टेक्निकल का फैकल्टी हूँ, आप आइएगा, मेरा आपसे मुलाकात वहीं होगा। तो आइए, वहाँ पर नया नया बैच चालू हो रहा है हमेशा, तो उस जगह पर आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? आप आइए, मुलाकात होगा वहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्लो एंड कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क एंड एनर्जी मीटर व्हेन प्रेशर कॉइल अलोन एनर्जाइज इज कॉल्ड। बोल रहा है जब किसी एनर्जी मीटर का जो एल्यूमिनियम डिस्क का जो प्रेशर कॉइल होता है, जो दाब वाली कुंडली होती है, जब एनर्जाइज हो जाता है, इसका मतलब है कि भाई उसमें वोल्टेज सा करंट जा ही नहीं रहा है, फिर भी आपका बिल आ रहा है, आपका एल्यूमिनियम डिस्क घूम रहा है। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, पहले जो एनर्जी मीटर होता था उसमें कॉइल लगे रहता था, ऐसे ऐसे घूमता था, वो जितना घूमता था वही क्या होता था, आपका बिजली बिल देता था। तो उसी को रोकने के लिए लोग क्या करते थे, नेगेटिव लगा देते थे, मैग्नेट लगा देते थे ताकि वो घूमे ना। तो वही बोल रहा है कि जब सप्लाई नहीं भी दे रहे फिर भी आपका वो जो रोटेशन है वो हो रहा है, और रोटेशन हो रहा है मतलब आपका बिजली का बिल आ रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 मैग्नेटिक एरर, नहीं भाई ये नहीं होता है। मैकेनिकल एरर, ये भी नहीं होगा। एरर ड्यू टू लो पावर ब्रेक मैग्नेट, ये भी नहीं होगा। इसे कहा जाता है क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीपिंग का मतलब ये होता है जब बिना सप्लाई के आपका चीजें काम करना चालू हो गया। क्लियर है? इन हाई करंट मशीन द वाइंडिंग यूज्ड इज। हाई करंट मशीन के लिए मैं कौन सा वाइंडिंग यूज करूंगा? लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डैम्पर वाइंडिंग। अच्छा, लैप वाइंडिंग 2 बार आ गया है ना, तो इसको एक काम करिएगा, ये वाले 2 बार हो गया ना, तो एक को अपन सुधार लेते हैं, एक को हम अपने से लिख लेते हैं
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ऐसे लिख लीजिएगा, एक को आप अपने से लिख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, देखिए ये क्या है, इसको टाइप मैं ही किया हूं तो मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर गलती होगा तो आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, थोड़ा एडजस्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत बड़ा साधन तो है नहीं, मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूं बेटा, मेरे को कोई व्यूज के लिए मैं काम नहीं करता, मेरा पैशन है पढ़ाना, और वो चीज़ों के लिए मैं आपके लिए हमेशा करते रहूंगा, चाहे आप इसमें कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर एक बच्चा भी ये सब चीज़ें देख रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है तो मतलब मैं अपने आप को बोलूंगा कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इस जगह पर क्या है, हमेशा लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज हमेशा आप देखना किस चीज के लिए यूज करेंगे, तो डैम्पर वाइंडिंग का यूज हमेशा करते हैं हम ऑसिलेशंस को कम करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो सिंक्रोनस में काम आता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लैप वाइंडिंग। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन, देखिए प्रीवियस पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ट्रांसफार्मर में एक होगा पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर का अगर मैं बात करूं तो पावर ट्रांसफार्मर में जो कनेक्शन होता है ना, वो कनेक्शन होता है स्टार डेल्टा का, प्राइमरी स्टार में सेकेंडरी डेल्टा में, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो हमेशा उसका कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार, प्राइमरी डेल्टा में सेकेंडरी स्टार में कनेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा इसको। फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर द मेथड यूज्ड इज, बोल रहा है कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ किसी अल्टरनेटर के समांतर क्रम के लिए हम इसमें से कौन सी विधि करते हैं, तो डेल्टा, नहीं भाई डेल्टा नहीं करते, ब्राइट लैम्प, सिंक्रोनोस्कोप या एनी ऑफ द अबव, तो एनी ऑफ द अबव तो होगा नहीं, सिंक्रोनोस्कोप एक मेथड होता है, हमेशा क्या है, ब्राइट लैम्प इसमें दिखाता है 2 ब्राइट 1 डार्क, 2 डार्क 1 ब्राइट, ऐसे करके बहुत सारे मेथड होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ मोटर इज कॉल्ड, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड क्या होता है जो किसी मोटर में, आपको मालूम है, जैसे मैं अभी आपको बोला कि जैसे ये एक इंडक्शन मोटर है, इस पे ना मैं जैसे ही 3 फेज सप्लाई देता हूं ना, 3 फेज एसी सप्लाई दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ना एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ऐसा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड का मतलब होता है ns, तो यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मेरे को पूछ रहा है कि इसका स्पीड क्या होगा, तो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड होता है, फिर यही अंदर रोटर में उपस्थित कंडक्टर को कट करता है, जिसके कारण रोटर में एक सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो कि इस सिंक्रोनस स्पीड को क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, और उसी से हमारा स्लिप स्पीड भी आता है, क्लियर हो रहा है। तो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन कराया है, आप देख सकते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ साइकिल, जो आज मेरे से पढ़ा होगा क्लास में वैसे ही बता देगा कि साइकिल पर सेकंड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और फ्रीक्वेंसी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/टाइम टाइम पीरियड का। भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज चलता है, और आईई रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं तो ±3% का वेरिएशन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। द पावर इन अ सिंगल फेस एसी सर्किट है, एक सिंगल फेस एसी सर्किट का पावर क्या होता है, देखिए पावर बहुत सारा फॉर्मूला होता है, अगर मैं डीसी का बात करूं तो पावर बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, P बराबर I स्क्वायर R, लेकिन अगर मैं एसी का बात करूं तो पावर आता है, पावर बराबर V I cos फाई। 3 फेस का अगर मैं बात करूं तो 3 फेस में पावर आता है √3 VL IL cos फाई, ये आता है। तो इस जगह पे हमको यहाँ पर √3 नहीं दिया तो हम नहीं लेंगे इसको, I इंटू जेड भी नहीं लेंगे, V इंटू आई भी नहीं लेंगे, क्योंकि डीसी है, सिंगल फेस एसी सर्किट का बोल रहा है, तो मैं I स्क्वायर R ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि जनरली यहाँ पर कुछ बोला नहीं है, √3 देता तो मैं बोलता है हाँ भाई 3 फेस में ले रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R।
चलिए अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, आपको मालूम है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है 2 पाई एफएल, है ना, जो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। और जो इसका यूनिट होगा ना हमेशा ओम होता है, चाहे इंपिडेंस हो, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, इंपिडेंस इसका भी यूनिट होता है ओम, रिएक्टेंस का यूनिट जिसको बोलते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात, इसका भी यूनिट होता है ओम। हेनरी होता है इंडक्टेंस का, इंडक्टेंस का यूनिट होता है। फैराड होता है कैपेसिटेंस का, धारिता का जिसको बोला जाता है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। और जो मो होता है वो कंडक्टेंस का होता है, चालकता का यूनिट होता है, चालकता। रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती होता है कंडक्टेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए यही क्वेश्चन बन गया कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, इंडक्टेंस नहीं होता, रिएक्टेंस नहीं होता, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, कंडक्टेंस का मतलब होता है धारा को उतना ही अच्छे से बहाना, ठीक है ना, तो ये कंडक्टेंस हो गया। BHP स्टैंड्स फॉर, BHP इसमें से क्या शो करता है, ब्रिटिश हॉर्स पावर नहीं भाई, ब्रिटिश हाई पावर ये भी नहीं, बेल्ट हॉर्स पावर ये भी नहीं, ब्रेक हॉर्स पावर, यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर इज, इनमें से कौन सा है जो यंत्र के ट्रांसफॉर्मर के जैसा यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। तो यहां पर क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा, एक प्रकार का पावर ट्रांसफॉर्मर में आता है ये, स्टेप अप, ऑटो ट्रांसफॉर्मर ये सब नहीं होगा, करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, CTPT ही होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इसी के जैसा एक प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर का जो नंबर ऑफ टर्न्स रहता है हमेशा 1:1 में रहता है। इसका प्राइमरी और सेकेंडरी का जो नंबर ऑफ टर्न्स का जो अनुपात होगा 1:1 में रहेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग, सिंक्रोनस मोटर में पढ़ते हैं कि ये सिंक्रोनस मोटर में क्यों यूज किया जाता है, तो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस जनरेटर में भी यूज करते हैं, मोटर में भी करते हैं। सिंक्रोनस मोटर में अगर बात करूंगा ना तो ये हमेशा क्या करेगा, सेल्फ स्टार्टिंग बनने के लिए मैं डैम्पर वाइंडिंग यूज करता हूं। लेकिन अगर जैसे ही मैं बात करूंगा जनरेटर के लिए, तो जनरेटर में ये मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, या इसी को मैं बोलूंगा अल्टरनेटर में मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए यूज किया जाएगा, यांत्रिक रूप से बैलेंस करने के लिए। यूज किया जाता है। OCC इज अ ग्राफ विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन, OCC इसको बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जो मेरे से सिंक्रोनस पढ़ा होगा, जो इंडक्शन पढ़ा होगा, उसमें मैं ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नोट भी दिया हूं। अगर आपको नहीं है पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 27 का आपको एक शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से, उससे एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। तो इस जगह पे OCC कर्व जो रहता है हमेशा नो लोड EMF और फील्ड करंट के बीच में बनता है, क्लियर हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, ये प्रीवियस पेपर 1 में भी पूछा गया था, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग किस में देते हैं, किलोवाट नहीं, ऑप्शन गलत है, KVA में हमेशा ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग देते हैं, तो ये वाला चीज हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर AC सप्लाई एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज 100 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 48 हर्ट्ज, ये हर्ट्ज है बेटा, HZ है ना, ये HZ कर लीजिएगा, तो ये क्या होगा इसका आंसर, 50 हर्ट्ज इज योर करेक्ट आंसर। और IE रूल के अनुसार इसका जो वेरिएशन होता है ±3% का होता है, मतलब 3% ज्यादा भी हो सकता है, 3% कम भी हो सकता है। इसका मतलब है 48.5 से करीब 51.5 तक का हमारा वेरिएशन आ सकता है, क्लियर है। A 6-pole generator has 6 parallel path. The generator is wound is, बोल रहा है एक जनरेटर का पोल 6 है और उसमें समांतर पथों की संख्या भी 6 है, तो ये जनरेटर किस टाइप की वाइंडिंग में है, तो आपको मालूम होगा जनरेटर में जनरली हम लोग 2 टाइप की वाइंडिंग देखते हैं, एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में
लैप वाइंडिंग में हमेशा A बराबर P होता है और वेव वाइंडिंग में हमेशा A बराबर 2 होता है। A दिखा रहा है समांतर पथों की संख्या, तो ये हमको बोल रहा है जिसमें समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर है, तो ये कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी? लैप वाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। 31 नंबर, द चीपेस्ट पावर प्लांट इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऐसा कौन सा पावर प्लांट है जिसका ऑपरेशन भी सस्ता होता है और उसका मेंटेनेंस भी बहुत लो मेंटेनेंस रहता है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही क्या होगा, इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस बहुत सस्ता होता है, लेकिन इसका इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है। बेटा ध्यान रखिएगा, हाई या हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। जो प्रारंभिक लागत होता है ना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप खुद ही देखेंगे वो बड़ी सी जमीन को सरकार लेता है, तो नदी, एक पूरे नदी को लेना मतलब समझ रहे हो कितना पैसा लगता है। तो यही वाला हाईएस्ट पावर प्लांट में आता है, ठीक है, हाईएस्ट इनिशियल कॉस्ट। और ये सबसे घटिया टाइप का कौन सा है? तो ये है डीजल, जिसका हम लोग सबसे कम 0.91% यूज करते हैं और सबसे ज्यादा रनिंग कॉस्ट, इसको बोलते हैं हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट। हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट इसी का रहता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमिंग, आपको मालूम है हमिंग किस में होता है? तो एक ट्रांसफार्मर में हमिंग का साउंड क्या होता है? जैसे मैं बोला कि ये ट्रांसफार्मर की, मान लीजिए ऐसे वाइंडिंग बना रहा हूं मैं, ऐसे बनाते हैं, इसमें प्राइमरी ऐसे ऐसे वाइंडिंग लगा दिए, ठीक है। जब ये वाइंडिंग लगाता हूं ना, जैसे मान लीजिए ये वाइंडिंग करते वक्त ये जो है ना, ये जो मेरा जो तार है, जो कॉपर का वायर है, ये ट्रांसफार्मर में प्रॉपरली ऐसे बंच ना हो। बंच का मतलब होता है स्टैगर्ड, ऐसे एकदम टाइटली लगे रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी वो ढीला हुआ ना, तो थोड़ा भी ढीले होने से क्या होता है, उसमें एयर गैप आ जाता है और ट्रांसफार्मर में एक ना धीमी नॉइस जनरेट हो जाता है, इसी ऐसा बजता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हमिंग। तो ये क्या है, ट्रांसफार्मर में हमिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो ये किसके कारण होता है? तो ये पहला नंबर है, वर्किंग इन इज ड्यू टू, किसके कारण होगा? कोर लॉस? नहीं भाई, मैग्नेटिक लॉस, वाइब्रेशन ऑफ कोर, लैक ऑफ ऑयल। तो हमेशा वाइब्रेशन ऑफ कोर, कोर के वाइब्रेशन के कारण ही ये हमिंग का साउंड आता है। क्लियर है? थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए नेक्स्ट नंबर, when frequency of supply is increased the no load speed of the motor is। बोल रहा है भाई जब फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, सप्लाई के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, तो नो लोड स्पीड क्या होगा? नो लोड स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या लैक ऑफ ऑयल होगा? तो इसका आंसर है नॉट चेंज में। इसमें कोई मोटर स्पीड में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड होता है ns माइनस nr डिवाइडेड बाई ns। हमको बोल रहा है तो हम सिंक्रोनस स्पीड का ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर, अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंक्रोनस मोटर लोड इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली देन इज स्पीड। क्या होगा अगर सिंक्रोनस मोटर में लोड को बढ़ा देंगे तो क्या होगा स्पीड? तो भी इसमें भी नॉट चेंज आएगा, ठीक है ना। 35 नंबर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनर्जी मीटर द फ्यूज प्रोवाइडेड इज। किस टाइप का फ्यूज मैं यूज करता हूं? कट आउट फेज? नहीं, ये नहीं करते। न्यूट्रल लिंक? ये भी नहीं करते। एरियल फ्यूज ही यूज करते हैं एनर्जी मीटर में। क्लियर है? एरियल फ्यूज ध्यान में रखिएगा। एमसीबी स्टैंड्स फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ITI TO में भी पूछा हुआ है। एमसीबी स्टैंड फॉर, तो ये होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इन अ 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सिस्टम, डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में क्या होता है? VL और IL सेम फेज में है, IL बराबर I फेज, VL बराबर V फेज, या VL और IL फेज डिफरेंस 45 डिग्री का हो। तो इसका आंसर क्या होगा? VL और V फेज, VL बराबर होगा V फेज से। आपको मैं समझा भी देता हूं इस जगह पर, आपको यहीं पे बता देता हूं। देखिए 2 टाइप का सिस्टम हमारे पास चलता है, एक होता है स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन, और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन।
मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको टेक्निकल में कोई सा भी दिक्कतें आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बताइए, मैं आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से यहाँ से समझा दूंगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे से मुझसे इसी जैसे कि आपका पेपर एकदम, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 6 भिलाई में कंटिन्यू बैचेस चालू है, आप आइए, लेट मत करिए। जितना लेट करेंगे आप जितना सोचेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत होगा। क्लियर है? स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में जो मेरा आईएल रहता है ना, लोड लाइन करंट, वो हमेशा फेज करंट के बराबर होता है, लेकिन जो लाइन वोल्टेज रहता है वो हमेशा फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। लेकिन इसी का उल्टा डेल्टा में होगा, VL बराबर V फेज होता है, और जो लाइन करंट होगा ना वो √3 फेज करंट के बराबर होता है। ये अगर आप इतना भी याद रखते हैं ना तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल मोटर इज सेम एज दैट ऑफ। एक यूनिवर्सल मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो कार्यकारी सिद्धांत है इनमें से किस मोटर के जैसा है? आपको बताना है, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या इंडक्शन मोटर। तो इसका आंसर आएगा डीसी सीरीज मोटर के जैसा यूनिवर्सल मोटर का प्रिंसिपल होता है। इन फिल्म प्रोजेक्टर द लैंप यूज्ड फॉर, कौन सा लैंप यूज होगा? नियॉन लैंप नहीं बोल रहा है, फिल्म कोई प्रोजेक्टर के लिए किस टाइप का लैंप यूज करते हैं? तो नियॉन लैंप नहीं होता है, डिस्चार्ज लैंप भी नहीं होता है, एसवी लैंप भी नहीं होता है, हमेशा आर्क लैंप यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये आर्क है, आर्क, ठीक है ना? मैं बोला हूं मेरे से थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा। ये आर्क लैंप होता है, हमेशा आर्क लैंप का फिल्म प्रोजेक्टर के लिए यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है द यूज ऑफ कपलिंग कैपेसिटर इन डबल ट्यूब कनेक्शन इज। क्या होगा? एक डबल ट्यूब कनेक्शन में कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग का मतलब होता है युग्मित, युग्मित संधारित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? improve power factor, to reduce stroboscopic effect, to give more light या to produce high voltage। तो हमेशा ये यूज होगा improve power factor के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, the EHV extra high voltage transmission in is 3 phase 3 wire, 3 phase 4 wire, सिंगल फेज सिस्टम या डीसी से सप्लाई। तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हमेशा 3 फेज 4 वायर सिस्टम में चलता है। हमारे जो घर का है वो सिंगल फेज और 3 फेज 3 वायर इसी में चलता है ना। डीसी सप्लाई तो कहाँ रहेगा? डीसी सप्लाई आप जानते हैं बैटरी वगैरह में मिलता है। द रीडिंग ऑफ मैगर व्हेन द टर्मिनल आर ओपन, जब मैगर का टर्मिनल ओपन हो तो रीडिंग क्या मिलेगा? तो हमेशा 0 मिलता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? फॉर टेम्पररी यूज ऑफ सिस्टम ऑफ वायरिंग यूज्ड इज, टेम्पररी के लिए मतलब एक बोला जाता है, जैसे एक स्थायी होता है एक अस्थायी वायरिंग किसके लिए करते हैं हम लोग देखेंगे, क्लीट वायरिंग, सीटीएस वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग या कंड्यूट सिस्टम। तो हमेशा केसिंग एंड कैपिंग ही हमारे लिए क्या होगा? एक टेम्पररी वायरिंग होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग। एक मोटर के डायरेक्शन को, जो दिशा है उसको हम किस नियम से पता करते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंज लॉ या फेराडेस लॉ। तो फेराडेस लॉ से ध्यान रखिएगा ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं हम लोग, फेराडेस से ईएमएफ फाइंड आउट करते हैं। लेंज लॉ बोलता है जो जिसके द्वारा उत्पन्न हो रहा है ना, थोड़ी देर में वो उसी को अपोज करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं लेंज लॉ। हमारे पास बोल रहा है मोटर, और मोटर के केस में आपको मालूम है MOTOR, मोटर के केस में हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे एक आ रहा है, यहां पे भी एक आ रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऑप्शन नंबर है। यही अगर जनरेटर का होता तो जनरेटर का होता ना तो हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहां भी 2 आ रहा है, यहां भी 2 आ रहा है, तो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटर के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये मोटर के लिए यूज होगा और ये जनरेटर के लिए यूज होगा। क्लियर है? फिर बोल रहा है पोलराइजेशन इज द डिफेक्ट ऑफ, ये जो ध्रुवीकरण होता है पोलराइजेशन को बोलते हैं ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण ये किस में होता है?
लेड एसिड सेल, सिंपल वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल या निकल कैडमियम सेल? तो इसका जो आंसर आएगा वो है निकल कैडमियम सेल। जो पोलराइजेशन होता है वो निकल कैडमियम सेल में आता है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो मेरे से पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि हमेशा डीसी सप्लाई ही यूज करते हैं। अच्छा, डीसी सप्लाई, ऑब्जेक्ट इज टेकन एज कैथोड, सही बात है ये भी। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, तो इसका आंसर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आंसर नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 47 नंबर है, सेंट्रीफ्यूगल है ये, फ्यूगल स्विच इज यूज्ड इन, सेंट्रीफ्यूगल स्विच किस में यूज करते हैं हम लोग? 3 फेज मोटर, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में ही एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा इसको क्या करते हैं, स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कैपेसिटर लगाने का मतलब होता है स्प्लिट को 2 पार्ट में, फेज को 2 पार्ट में बांटना। क्लियर है? इसका क्वेश्चन ऊपर देखे थे हम लोग। 48 नंबर, आज तो 50 तक ही करते हैं, ठीक है। तो 48 नंबर, बुकोल्स रिले इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज्ड इन, किस में करते हैं? 3 फेज मोटर में उपयोग नहीं करते, सिंगल फेज मोटर में नहीं करते, हमेशा पावर ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का उपयोग किया जाता है। आपको यह भी मालूम होगा कि बुकोल्स रिले हमेशा एक टेम्परेचर सेंसिटिव रिले होता है। क्लियर है? तो ये बुकोल्स रिले में उपयोग किया जाता है। इंडक्टिव टाइप वॉटमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इंडक्शन टाइप वॉटमीटर बोल रहा है, जो प्रेरण टाइप का वॉटमीटर होता है, प्रेरण प्रकार का वॉटमीटर, प्रेरण प्रकार का वॉटमीटर, ये किस में उपयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे एसी पावर, डीसी पावर, एसी या डीसी पावर या रिएक्टिव पावर। तो हमेशा इंडक्शन लग गया मतलब वो प्रेरण एसी का ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है? द इंसुलेटर यूज्ड इन डेड एंड, ये डेड एंड को अच्छे से समझिएगा बेटा। इंसुलेटर, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। द इंसुलेटर यूज्ड इन द डेड एंड ऑफ एलटी लाइन इज, एलटी लाइन में डेड एंड का मतलब होता है जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन ऐसा चल रहा है और अब इसको मोड़ना है, तो यहां से ऐसे मोड़ दिए इसको, तो यही इसका डेड एंड होता है। तो इस टाइम पे हम लोग कौन सा इंसुलेटर यूज करते हैं? शेकल इंसुलेटर नहीं, ये नहीं करते, पिन टाइप इंसुलेटर भी नहीं करते, डिस्क इंसुलेटर भी यूज नहीं करते। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये स्ट्रेन ही है, ये स्ट्रेन इंसुलेटर है। ये किस टाइप का इंसुलेटर है? स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन इंसुलेटर है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये आप आगे भी देखेंगे ये वाला चीजें, कल मैं आपको और 50 क्वेश्चन और करा दूंगा। आज के लिए 50 क्वेश्चन काफी है। इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश करिए इसको। अब पूरी की पूरी वीडियो भाग्यराज सर टेक्निकल में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आपको पूरा का पूरा ये जो यूनिट है ना, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आपको प्योर टेक्निकल कंटेंट चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल, इस चैनल पर दूसरे चैनल में अपलोड है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो इसमें भी आएगा और दूसरे चैनल में भी आएगा, ठीक। चलिए, आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए ये वीडियो को इतना काफी करते हैं, ठीक। और थोड़ी देर में आपको मैं वो भी बता दूंगा। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ भी रहे हैं कि सर रेलवे जेई और एएलपी जेई का जो एएलपी और रेलवे जेई का जो सिलेबस है ना, उसको बस थोड़ा सा समझा दीजिए कि जेई में क्या क्या पढ़ना है और एएलपी में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं 3-4 मिनट अब मैं आपको पूरा चीजें समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, इस वीडियो में नहीं। मैं नेक्स्ट और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से दोनों का एक सार बता दूंगा कि किस में क्या पढ़ना है। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।